अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम चैप्टर 18 अकाउंट्स ऑफ क्लब्स एंड सोसाइटीज़ देखेंगे। कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो पैसे वो कमाते हैं वो सेल्स ऑफ गुड्स से सच नहीं आ रहे होते। तो वो ट्रेडिंग भी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, बल्कि वो सब्सक्रिप्शन टाइप मॉडल हैं। तो थोड़ा सा हम शुरू करते हैं क्लब्स एंड सोसाइटीज़। They provide some facilities and services for their members. Making profit is not the main objective. Examples of such organizations are youth club, sports club, dramatic groups, golf club, scout group. The main source of income of the society is subscriptions. Subscriptions, membership fee. So ठीक है. A person is appointed to act as a treasurer and be responsible for collecting any money due to the society and for paying money owed to the society. ज़ाहिर है वो कुछ खर्चा भी तो होता होगा ना उनका चीज़ों को मेंटेन करने के लिए. At the end of the financial year, the treasurer will usually present financial statement. These financial statements may consist of receipts and payments account, possibly a trading account section of income statement, an income expenditure account, and a statement of financial position. तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो समझ लें एक तरह से कैश बुक की समरी होती है। ये पैसे आए, ये पैसे गए। ऑल मनी रिसीव्ड इज डेबिटेड एंड ऑल मनी पेड इज क्रेडिटेड। और जो बैलेंस है वो कैरी डाउन हो जाता है और अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। नॉर्मली कैश और बैंक में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे होते। ज़्यादातर काम ये बैंक में करते हैं बहुत से लोग, लेकिन ये कि डिपेंड करता है किस लेवल का क्लब है। कैश में भी कर सकते हैं। और इसी में ही अगर बैलेंस डेबिट या क्रेडिट होगा तो उसी से पता चल जाएगा कि बिज़नेस को पैसे सब्सक्राइबर्स ने देने हैं या बिज़नेस ने अपने सप्लायर्स को पैसे पे करने हैं। तो क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस से ही से यहाँ पे पता चल जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है ना, ओवरड्राफ्ट शो करता है। A receipts and payment account, just like a cash book, records all money received and paid, but it has no adjustments for accrual and prepayments. No distinction is made between capital and revenue receipts. पैसे जो आए वो किस मद में आए इसका हिसाब किताब अलग अलग नहीं रखा जाता. No distinction is made between capital expenditure and revenue expenditure. Non-monetary items such as depreciations are not included. ठीक है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, बस ये रिकॉर्ड रख रहे हैं वो. तो एक छोटा सा वॉक थ्रू है। सब्सक्रिप्शन रिसीव बताई हुई है, रिसीट फ्रॉम शॉप सेल्स बताई हुई है, पूरा एक उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है। तो आप एक नज़र ज़रा इसको देख लीजिए, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। देखिए जी, ये वॉक थ्रू पेज नंबर 263 मौजूद है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, सेल्स हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन को हमने पुट किया किस तरह से, जो आया वो डेबिट किया, जो गया वो क्रेडिट किया। तो सिंपली जो बैलेंस बच गया उसको जो है वो कैरी डाउन कर लिया, यानी हमारे पास इतने पैसे बचे हुए 1932। ज़रा देखें पेज नंबर 263 पे जो बैलेंस बच रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव पैसे आए, देखिए डेबिट साइड पे 5860 लिखा हुआ है। रिसीट्स फ्रॉम शॉप सेल 3960 डेबिट साइड पे लिखी हुई है। परचेज ऑफ गुड्स खर्चा हुआ, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। वेजेस पे की, क्रेडिट साइड पे लिख दी। रेट्स और इंश्योरेंस पे किया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। जनरल एक्सपेंस पे किया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। परचेज ऑफ न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी क्रेडिट साइड पे लिख दी। फिर एथलेटिक कंपटीशन हुआ, उसमें फ़ी रिसीव हुई, कॉस्ट तो वो डेबिट साइड पे लिख दी। उसकी प्राइसेस दिए, क्रेडिट साइड पे लिख दिए। जो बैलेंस हुआ बैलेंस निकाल लिया कि भाई बैलेंस डेबिट साइड पे तो अभी हमारे पास पैसे हैं, क्रेडिट साइड पे तो हमें पैसे देने हैं। बात समझ आ गई? बहुत मुश्किल थी? नहीं। इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाती है इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, आप पेज नंबर 264 पे देखिएगा, इन्होंने जो है वो इनकम स्टेटमेंट का खाका दिया है। पैसे जो रिसीव किए 3960, जो इन्होंने परचेज की 2130, जो शॉप की इन्वेंट्री थी ये थी, शॉप की इन्वेंट्री क्लोजिंग ये थी।
और वेजेस जो पे की वो ये की। तो ज़ाहिर है इनकम स्टेटमेंट में इन्होंने टोटल रेवेन्यू जो रिसीव किया उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की, क्लोजिंग इन्वेंट्री उसमें से माइनस की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और जो वेजेस पे की वहीं इन्होंने मेंशन करके आपको एक प्रॉफिट ऑफ द शॉप शो कर दिया। उसी का प्रॉफिट की इनकम स्टेटमेंट बनेगी। इनकम स्टेटमेंट्स जो बना करेंगी सोसाइटीज़ और क्लब में, तो सोसाइटी तो फॉर प्रॉफिट नहीं बनी हुई ना, सोसाइटी नॉर्मली फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस होती है। तो सोसाइटी में लेकिन कुछ सेक्शंस होते हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। वो क्या होते हैं? वो कोई उनकी टक शॉप, वो उनका कैंटीन, कोई उनकी स्पोर्ट्स गुड्स शॉप, इस तरह की शॉप्स होती हैं, उनकी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनती है। तो वो उसी में सेल्स होती है, उसी में ट्रेडिंग हो रही होती है। बात समझ में आ रही है? कोई मुश्किल बात है? देखिए पूरी सब्सक्रिप्शन फीस इसमें इनकम स्टेटमेंट में नहीं आई, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है वो एक अलग हिसाब किताब है। ये जो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनी है, ये स्टेटमेंट बनी है फॉर द टक शॉप या जो भी उनकी गुड्स की शॉप थी। ठीक है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात हो रही है, तो ये कंपनी जो है वो सरप्लस और डेफिसिट में हो सकती है। सरप्लस का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पैसे बच गए। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? नुकसान में जा रहे हैं। तो इसको प्रॉफिट और लॉस कहने के बजाय ये कहते हैं सरप्लस और डेफिसिट। कुछ पॉइंट्स उन्होंने कहा है कि ध्यान में रखिएगा कि जब ये लोग हिसाब किताब रखते हैं तो इन्होंने चूंकि एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स के हिसाब नहीं रखा होता, तो जब हम आखिर में जाके अकाउंट्स करते हैं तो इनके एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स का हिसाब निकालते हैं। कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं इंक्लूड हुए हुए, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओनली रेवेन्यू और रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड हुए हुए हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स जैसे कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगी। एसेट्स और लाइबिलिटीज एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स इंक्लूडेड नहीं है। Where the club or society holds a fundraising activity, the income and expense of that activity should be set off against each other in the income and expenditure account. यानी सोसाइटी अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रही है ना। अब ये बात समझने की ज़रूरत है। सोसाइटी का एक काम है कि वो पैसे ले रही है सब्सक्रिप्शन के, वो अलग रिकॉर्ड हो रहा है। सोसाइटी का एक काम है, एक दुकान खोली हुई है, दुकान का खर्चा निकल रहा है, वो अलग रिकॉर्ड हो रहा है, उसका अलग हिसाब किताब है। सोसाइटी ने एक और काम किया, उन्होंने एक जगह जो है वो एक पार्टी रखी, उसमें लोगों से फंड रेज किया कि भाई हम इतनी अच्छी सोसाइटी चला रहे हैं, आप उससे पैसे दें। फंड रेजिंग तो आपने देखी सुनी होगी ना, कि फंड रेजिंग एक्टिविटी अभी पिछले दिनों हमारे एक दोस्त का हॉस्पिटल है, तो उन्होंने फंड रेजिंग करने के लिए क्या किया कि बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की, जिसमें कि उनका खर्चा ही तकरीबन कोई 40-50 लाख रुपए का आया। फंड रेज करना था, 40-50 लाख रुपए खर्चा करके पार्टी अरेंज की। उसमें मुल्क के सारे बड़े बड़े अदाकारों को, सनतकारों को, इनको उनको बुलाया, बड़े से होटल में ठीक ठाक खाना खिलाया, सारी सेलिब्रिटीज़ आई, कोई कव्वाली पार्टी भी हुई, ये भी हुआ, सब कुछ हुआ। और एंड में सबसे कहा कि भाई हम ये बड़ा ज़बरदस्त काम करें तो इसमें आप कंट्रीब्यूट करें। तो जब कंट्रीब्यूट किया तो वो मिला के कोई 20-30 करोड़ रुपए बन गए उनके पास। तो इस तरह से उन्होंने ये खर्चा करके मज़ीद पैसे पूल इन कर लिए। तो ये एक अलग एक्टिविटी है, इसका हिसाब किताब अलग रखा जाएगा, वो भी इनकम स्टेटमेंट में शो होगा। तो ये जो अकाउंट बन रहा है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें सारी चीज़ें सारी चीज़ों के हिसाब किताब आएंगे। तो ज़रा आप पेज नंबर 266 पे देखिए, तो एक बना हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और पेज 267 पे देखिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे मैंने कहा कि आपने लिखा हुआ है सारा, जितने भी आए और जितने भी गए सब मेंशन कर दिया आपने। तो 2200 का बैलेंस था, बाकी आपने सब्सक्रिप्शन आई वो ऐड कर दी, रिसीट्स ऑफ शॉप आई ऐड कर दी, एंट्रेंस फीस आई ऐड कर दी, जितने खर्चे थे वो सब सब्ट्रैक्ट कर दिए यानी क्रेडिट कर दिए। तो आपका बैलेंस 1932 आ गया साल के आखिर में, जो कि सरप्लस बैलेंस है। ठीक है, ये बात समझ आती है, इसमें तो कोई मसला नहीं ना। इस साइड पे इस तरफ आइए, तो इनकम और एक्सपेंडिचर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जी हमारी सब्सक्रिप्शन जो थी वो टोटल सब्सक्रिप्शन 6000 की थी। वो कैसे? 5860 की सब्सक्रिप्शन थी,
प्लस 300 कहाँ से ऐड हुए ज़रा देखिएगा। 15 मेंबर जो हैं वो अभी भी अपनी सब्सक्रिप्शन देंगे। तो ये क्या हुआ, चूंकि कैश अकाउंट था ना, जो रिसीट्स और पेमेंट का अकाउंट था उल्टे हाथ पे जो बना हुआ है, ये तो जो कैश आया और जो कैश गया, 15 मेंबर ने मेंबरशिप ले ली है, कैश नहीं दिया अभी। लेकिन जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो उसका हिसाब रखेंगे ना, याद आ रहा है ना, अकाउंटिंग में तो ये हिसाब रखा जाएगा ना भाई कि जो ये हमारा अक्रूवल है, ये पैसे हमारे पास आने चाहिए। तो आपने ये 300 रुपये ऐड किए हैं, पेज नंबर 267 पे देखिए, जो एडेड हैं 300 रुपीज़, ये वो वाले 300 एडेड हैं जो आप बाद की एडजस्टमेंट्स की हैं। 160 माइनस किए हैं, तो क्यों माइनस किए ज़रा देखिएगा। कुछ लोगों ने अपना प्रीपे किया हुआ है तो वो माइनस किया हमने इसमें से, एक्रूड को ऐड करके प्रीपेड को माइनस कर दिया। फिर उन्होंने शॉप का प्रॉफिट भी इसी में डाल दिया, कंपटीशन के चीज़ें भी सब इसी में डाल दी, क्योंकि ये टोटल टोटल क्लब की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो अब जो जो अलग अलग जगहों पे जो जो काम हुए थे साल के दौरान, उन सबको मिला के एक जगह आपने पुट किया। पूरे साल में जो जो एक्सपेंडिचर जहाँ जहाँ के हुए थे उन सबको मिला के आपने पुट किया और बता दिया कि सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। ये देख रहे हैं पेज 267 पे, तो देख ही नहीं रहे आप। ठीक है, 5860 प्लस 300 माइनस 160 कैसे निकला है मैंने समझाया। फिर प्रिपरेशन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सोसाइटी की फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाते हैं तो ज़ाहिर है उसकी एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड में आती हैं, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। पेज नंबर 268 पे देखिए तो उन्होंने कुछ बताई हुई है कि इतना बैलेंस बैंक में था, इतनी इक्विपमेंट की कॉस्ट थी, इतनी शॉप की इन्वेंट्री थी, ये सारा डेटा इन्होंने दिया हुआ है, मैं आपको शो कराता हूँ। अच्छा देखें, वॉक थ्रू में इन्होंने बताया कॉस्ट की, प्रीमिसेस की कॉस्ट बता दी, इन्होंने इक्विपमेंट की कॉस्ट बता दी। ये देख रहे हैं पेज नंबर 268 सबने खोला हुआ है, पेज 268 खोला हुआ है, 268 खोल लें। इसमें इन्होंने सारी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चीज़ें आती हैं वो सारी बताई हुई हैं। कुछ इन्होंने इन्वेंट्री के बारे में तस्करा भी कर दिया। उसके अलावा इन्होंने ये 2007 के अगस्त का ओपनिंग का सिलसिला बताया था, 2008 में क्लोजिंग का सिलसिला बता दिया, क्लोजिंग सिचुएशन ये है। अब इससे इन्होंने फाइनेंशियल पोजीशन तैयार किया, तो मैं तैयार शुदा फाइनेंशियल पोजीशन दिखा के उस पर कमेंट्री करता हूँ। ठीक है जी, देखें प्रेमिसेस जो थी वो 20,000 की थी और 20,000 की रही ड्यूरिंग द ईयर्स, कोई चेंज नहीं आया। पेज नंबर 269 देखिएगा। इक्विपमेंट जो थी वो ओपनिंग जो थी उसकी कितनी थी, 171,150। ये कैसे आया, निकालिए हिसाब लगाइए ज़रा। ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, ये एक्स्ट्रा परचेज हुई है तो ये अमाउंट बन गई। इसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन निकाल दिया इन्होंने, कितना बना 7,395। ठीक है, उस साल का 1715 था और जी, तो हमारे पास टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 5,680 पिछला था, 1715 और बन गया। ठीक है, फिर करंट एसेट्स कैलकुलेट हो गई, ये भी दी हुई है इन्होंने, 310, 300 और 16, ये तीनों दी हुई हैं इन्होंने। पेज नंबर 268 पे देखें, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 300 और 16। फिर बैंक अकाउंट 1932, कुछ इसमें चेंज नहीं किया। ठीक है, फिर टोटल एसेट्स निकल आई। अब लाइबिलिटीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड फंड का ओपनिंग बैलेंस 3,090 है, 30,960 है, और इस साल का मजीद सरप्लस जो आया वो 793 आ गया। तो टोटल जो हमारे पास एक तरह से कैपिटल समझ लें आप, ये कैपिटल अकाउंट समझ लें आप। कैपिटल नहीं होता इसमें, ज़ाहिर है कोई ओनर नहीं है, इसका कोई ओनर नहीं है, तो जो भी पैसे जमा हो रहे हैं वो एक एक्यूमुलेट, रिटेन्ड अर्निंग जैसे हम करते हैं ना, रिटेन्ड अर्निंग की तरह से इसको ले लिया इन्होंने।
लाइबिलिटीज़ इन्होंने अभी बता दी, 400 160 की लाइबिलिटीज़ थी, वो इन्होंने मेंशन कर दी, तो टोटल बैलेंस ओके आ गया, इक्वल आ गया। बात समझ आई? कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये थोड़ा सा हाथ इस पे साफ हो जाएगा कि क्या करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी तरह से सब्सक्रिप्शंस का एक अकाउंट होता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, उस पर कितने पैसे लगे। तो रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट्स में अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो नज़र आती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन की जो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट है, वो उस साल की ही सब्सक्रिप्शन दिखाती है। तो अगर कोई प्रीपेड या एडवांस होती है तो उसको हमने जैसे किया कि उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का अलग अकाउंट बना सकते हैं, उस अकाउंट में पूरी सब्सक्रिप्शन का डेटा डाल सकते हैं, इस महीने कितनी आई। तो ये आप पेज नंबर 270 और 271 पे देखिए, तो आपको दिखा रहे हैं कि बैलेंस सब्सक्रिप्शन का जो था वो 160 था। 2007 में नो सब्सक्रिप्शन ओइंग बाय द मेंबर्स, नो सब्सक्रिप्शन हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, अभी तो 00 था। ड्यूरिंग द मंथ जो है वो, ड्यूरिंग द ईयर जो है वो क्या हुआ, 5860 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, 5860 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई। अब देखिए 5860 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कहाँ लिखा है इन्होंने, डेबिट में या क्रेडिट में? साहबाजी, 5860 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई तो इन्होंने कहाँ लिखी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखी। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके इनकम का अकाउंट है, जैसे सेल्स का अकाउंट होता है ना, वैसे इनकम का अकाउंट है, तो बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देखें इस तरह से हुई, कोई एक्सपेंडिचर हुआ सब्सक्रिप्शंस का तो वो आपने डेबिट कर दिया। हाँ, हर महीने का बना हुआ है। तो इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट को, जो भी सब्सक्रिप्शन आती रही, इसको आपने क्लोज किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। जैसे 5860 की सब्सक्रिप्शन आई, पहले की 160 की मौजूद थी, जो बैलेंस आपके पास आया था। इस साल जो इस महीने जो बैलेंस जाना है वो 300 का था, तो जो रिमेनिंग आइटम है वो बन रहा है 6000 का। ये 6000 जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये बात समझ में आ गई? पहले से हम ये सब कुछ करते हुए आ रहे हैं, इस तरह का काम, एक्रूड, प्रीपेड, कंट्रोल अकाउंट्स में सब करते हुए आ रहे हैं ना। कि आपने कहा कि ओपनिंग बैलेंस 160 का था, देखें पेज नंबर 271 पे देखिए, ओपनिंग बैलेंस 160 का था, मजीद सब्सक्रिप्शन 5860 की आई। हमें पता है कि इसमें से 300 अगले महीने की थी, वो हमने इसमें से बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 300 का। अब जो बैलेंस करने में रह गया वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है? दोबारा समझाऊं, पहले से 160 का बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है, कैरी डाउन हुआ हुआ है। कैरी डाउन क्यों हुआ हुआ है? जुलाई 31, ये दोनों जो हैं ये दोनों ही कैरी डाउन थे। क्यों थे ये बात समझते हैं, अब इसके एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। कह रहे हैं 5860 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, आपने इनकम क्रेडिट कर दी, अपनी सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इसमें से 8 लोगों ने प्रीपे की हुई है 20 के हिसाब से, तो 160 हमें अगले महीने लेके जाना है, तो इसलिए कैरेट डाउन 160 यहाँ पे आ गया, हमारी इनकम को कम कर दिया इसने, इसलिए डेबिट हुआ। इसके अलावा 15 मेंबर की $20 के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ड्यू थी, तो वो इस महीने हमने ये कैरेट डाउन कर दिया ऐड करके 300 रुपये। तो नीचे वाले 300 जो हैं वो एक्रूड हैं, ऊपर वाले 160 जो हैं प्रीपेड है। प्रीपेड को हमने 100 को डेबिट किया और जो एक्रूड है उसको क्रेडिट किया, यही उसूल होना चाहिए। क्योंकि ये 300 हमारी इस महीने की इनकम है, आई या नहीं आई, इनकम तो है। अगले महीने के पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं 160, इसलिए इसको निकाल दिया अपने पास से। ठीक है, तो जो बैलेंस बचा वो इस महीने के इनकम एक्सपेंडिचर में चला गया। ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ सेल्स एंड परचेजेस
इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रेड पेबल 155 के थे। इस ओपनिंग बैलेंस ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस 215 है। अमाउंट पेड टू सप्लायर्स 2980 है। तो इसका मतलब परचेजेस कितने की होंगी ये कैलकुलेट कर लें। ज़रा देखें कि अकाउंट समझ में आ रहा है। पेज नंबर 272। इन्होंने कहा ये ट्रेड पेबल का अकाउंट है। बैलेंस 155 पहले से मौजूद है। ब्रॉड डाउन ट्रेड पेबल है, अकाउंट पेबल की तरह से लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। इन्होंने बताया कि पैसे दे दिए कुछ, तो ये अकाउंट कम होगा पहले से। 2980 पे कर दिए बैंक के थ्रू। इन्होंने बताया कि इस साल मजीद बैलेंस इस महीने जो गया वो गया 215 का बैलेंस कैरिड डाउन। तो अब बताइए परचेजेस कितनी की होंगी जो इतने पैसे भी पे कर दिए फिर भी बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है। तो परचेजेस आप इसको इसको बैलेंस करके माइनस करके निकाल सकते हैं। तो परचेज 3040 की 215 इसलिए है। देखिए पहली तारीख को 155 का पेबल था, ओपनिंग बैलेंस 155 का था, ये मेंशन कर दिया हमने। इन्होंने कहा क्लोजिंग का 215 है, पहले ही बता दिया, तो 215 क्लोजिंग में हम खुद ही लिख देंगे पहले से। इसी की मदद से डिफरेंस मालूम होगा कि कितनी की परचेज की इस साल हमने। अगर ये नहीं पता होता तो हम ये परचेज का डिफरेंस नहीं निकाल सकते थे। अब तक कितने पैसे जमा हुए हुए हैं उसको एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं। एक्यूमुलेटेड फंड निकालना हो तो अपनी जितनी भी एसेट्स हैं उनको ऐड करते हैं। प्रेमिसेस कॉस्ट ऐड होगी, इक्विपमेंट कॉस्ट ऐड होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होगा, बैंक बैलेंस ऐड होगा, इन्वेंट्री ऐड होगी। उसमें से आप अपने पेबल्स माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि अब तक आपके कारोबार आपकी सोसाइटी के पास कितना कितना ओवरऑल एसेट जमा हो चुका है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड का मतलब है एसेट मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, एसेट नहीं सॉरी एसेट नहीं कहें इसको, बल्कि ये मालूम करना चाह रहे हैं कि कैपिटल कितना है। तो एक्यूमुलेटेड फंड का मतलब होगा कि हमारे कारोबार में अब तक कितना कैपिटल लग गया। तो इसकी अच्छी सी इन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो सोसाइटीज के अंदर एसेट इज इक्वल्स टू एक्यूमुलेटेड फंड प्लस लाइबिलिटीज, तो ये कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दें, आपको कैपिटल पता चल जाएगा। ऐसे ही होता है ना, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। तो अगर कैपिटल मालूम करना है तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज कर दें, सारी एसेट्स जमा कर लें, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस दफ़ा कितना कैपिटल या कितना एक्यूमुलेटेड फंड मौजूद है। इसके साथ ही हमारा टोटल ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा, जिम जाइएगा, जिम जाके हेल्दी फूड खाइएगा, अच्छी सी एक्सरसाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।